गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। लेक्चर नंबर 9, व्यापार संगठन का प्रारूप, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन सो वी कैन स्टार्ट टुडेज क्लास। तो जल्दी सभी लोग ज्वाइन करिए। बस जल्दी सभी लोग ज्वाइन करिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। Please join everyone so we can start at today's class. Only 4 students have been joined as of now. Still very few is being left. So we are starting the class within a very few seconds. अभी तक की कोई डाउट हो, 8 लेक्चर हो चुके हैं, 9th लेक्चर है, अभी तक किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो जल्दी से बता दीजिए, या और कोई क्वेरी हो तो वो भी बता सकते हैं आप लोग। तो लेक्चर नंबर 9, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यापार संगठन का प्रारूप। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो टॉपिक तो पता ही आप लोगों का, व्यापार संगठन का प्रारूप की आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो लोग आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, वैसे कोई लोग भी पहली बार ज्वाइन नहीं करा तो नाम आप लोगों को पता ही है। तो विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम, टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब व्यापार संगठन जो होता है, बिजनेस जो होता है, कितनी टाइप किस तरीके से हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, उन सब चीज़ों की आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है। सो पहला हो गया इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? अकेले बिजनेस करना, सोलली बिजनेस करना। ठीक है। तो द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट। ये वाली जो फॉर्म है सबसे ओल्डेस्ट एंड द फंक्शनिंग फ्रॉम टाइम्स इमोरियल इन वन फॉर्म और अदर्स। दिस इज अ वन मैन बिजनेस। जब एक इंसान अकेले व्यापार जब बिजनेस स्टार्ट करता है, सोल प्रोप्राइटरशिप मैक्सिमम टाइप, ज्यादा ज्यादा कई बार ये होता है जब छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, छोटे लेवल का व्यापार हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप हम लोग ले लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हम लोग किस किस तरीके से समाज में व्यापार कर सकते हैं। तो दिस इज अ वन मैन बिजनेस इन विच एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली विद हिज ओन कैपिटल एंड एज्यूम ऑल द रिस्क ऑफ ओनरशिप। इसमें एक इंसान अकेले अपना व्यापार स्टार्ट करता है पूरी अपनी पूंजी के साथ, और सारे टाइप का रिस्क भी उसका खुद का होता है।
अकेले व्यापार स्टार्ट करेंगे तो आपका प्रॉफिट भी अकेले होगा पूरा, और रिस्क भी आपका खुद का पूरा इंडिविजुअल आपको बियर करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड, ए बिजनेस ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय वन मैन और विदाउट द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर्स और फ्यू एम्प्लॉयज, दैट इज ऑल्सो नोन एज इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप और इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप। जब हम लोग अकेले व्यापार स्टार्ट करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर्स, जब या कुछ एम्प्लॉयज के साथ मदद लेकर, उसको हम लोग इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप या इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है जब हम लोग कोई अकेले व्यापार स्टार्ट करते हैं, सबसे पुराना यही है, ठीक है। A sole proprietorship is a business owned and operated by the one individual। नोट कर लीजिए, जब एक इंसान अकेले व्यापार स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। द शॉप्स और स्टोर विच यू सी इन योर लोकेलिटी, जैसी कोई दुकानें या कोई स्टोर आप देखते हैं अपने लोकेलिटी में, अपने आसपास के इलाके में, ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी स्टोर हो गया, वेजिटेबल स्टोर हो गया, स्वीट वाला शॉप हो गया, केमिस्ट शॉप हो गया, पान वाला या स्टेशनरी, एसटीडी, आईएसडी, टेलीफोन बूथ कम अंडर द सोल प्रोप्राइटरशिप। तो छोटे लेवल का व्यापार हम लोग करते हैं जहां का आपका दायरा बहुत कम होता है व्यापार का, ऐसे सभी व्यापार हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर अकेले व्यापार स्टार्ट करते हैं, वहां पर रिस्क भी हमारा खुद का होगा, प्रॉफिट भी हमारा खुद का होगा। पहला आया इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या क्या लक्षण क्या क्या होते हैं। पहला हुआ सोल प्रोप्राइटरशिप, द इंडिविजुअल कैरीज ऑन बिजनेस एक्सक्लूसिवली बाय वन एंड फॉर हिमसेल्फ। अकेले अपने व्यापार स्टार्ट करते हो, खुद के लिए स्टार्ट करते हैं। ही इन्वेस्ट हिज ओन कैपिटल एंड कंट्रोल द होल बिजनेस। एक इंसान वो पूरा अपना कैपिटल खुद से इन्वेस्ट करता है और पूरे व्यापार पर उसका कंट्रोल, उसका व्यापार पर पूरा नियंत्रण उसी इंसान का रहेगा। जो व्यापार स्टार्ट करेगा उसी को पूरा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और पूरे व्यापार पर, पूरे बिजनेस पर उसी का कैपिटल रहेगी और उसका पूरा कंट्रोल रहेगा। ही बियर्स ऑल द रिस्क एंड द मास्टर ऑफ ऑल द प्रॉफिट। सीधी सी बात है, अकेले व्यापार करेंगे तो रिस्क भी सब बियर करना पड़ेगा। जितने टाइप का रिस्क होगा सब पूरा अकेले हम बियर करेंगे और जितना प्रॉफिट होगा प्रॉफिट भी अकेले आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब समझ गए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, पहला हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप कि व्यापार आप क्या करेंगे, अकेले स्टार्ट करेंगे, पूरा अकेले व्यापार स्टार्ट करेंगे तो पूरा पैसा आपको खुद से लगाना पड़ेगा। उसके बाद पूरे व्यापार पे कंट्रोल भी आपका रहेगा, पूरा रिस्क भी आप ही बियर करेंगे। कुछ भी नुकसान होता है, कोई प्रॉफिट में प्रॉफिट होगा तब भी पूरा आपको मिलेगा, नुकसान होगा तब भी पूरा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। इसमें कैपिटल भी हम लोग खुद से लगाते हैं। दूसरा हो गया फ्री फ्रॉम लीगल फॉर्मेलिटीज। ए सोल ट्रेड बिजनेस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू मीट एनी लीगल रिक्वायरमेंट। तो सोलली बिजनेस करते हैं हम लोग, सोल प्रोप्राइटरशिप के तहत अगर व्यापार करते हैं तो सोल ट्रेड बिजनेस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू मीट एनी लीगल रिक्वायरमेंट। आपको लीगल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा कानूनन कार्रवाई की जरूरत आपको इसके अंतर्गत नहीं होती। ए सोल ट्रेडर में इंगेज इन एनी बिजनेस अनलेस लाइसेंस इज रिक्वायर्ड अंडर लॉ। तो सोलली व्यापार है, सोलली ट्रेडर मतलब एक अकेले कोई भी व्यापार कर सकता है, किसी भी टाइप का व्यापार कर सकता है जब तक कि उस व्यापार में लाइसेंस नहीं रिक्वायर है। जैसे कि अल्कोहल का बिजनेस है, मेडिकल शॉप है, यहां पर आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके अलावा आप कोई भी व्यापार जिसमें लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, किसी कानून के अंतर्गत नहीं आता, ऐसे सभी व्यापार को अकेले आप स्टार्ट कर सकते हो। सपोज यू वांट टू ओपन ए क्लोथ शॉप और ए ग्रोसरी स्टोर, ही विल डू इट, बट इफ यू वांट टू ओपन ए रेस्टोरेंट ही विल हैव टू ऑब्टेन ए लाइसेंस बिफोर ओपनिंग द सेम। अगर ग्रोसरी शॉप खोलना है, कपड़े की दुकान खोलना है तो आपको अपने आप अकेले व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। बट इफ यू वांट टू ओपन ए रेस्टोरेंट में आपको फूड का लाइसेंस लेना पड़ता है, या अल्कोहल का खोल रहे हैं आप, या केमिस्ट शॉप खोल रहे हैं, तो ऐसे सभी व्यापारों में आपको पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं बच्चों, उसके बाद आप अकेले व्यापार भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम होती हैं एज कंपेयर टू द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, एज कंपेयर टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एज कंपेयर टू द पार्टनरशिप फर्म। यहां पर आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम होती हैं, फ्री फ्रॉम लीगल फॉर्मेलिटीज। सभी तरीके की कानूनन कार्रवाई की जरूरत आपको नहीं पड़ती जब तक कि ऐसा व्यापार आप नहीं कर रहे हैं जिसमें लाइसेंस की आपको जरूरत पड़ती है। अगला आया अनलिमिटेड लायबिलिटीज। इन सोल ट्रेड बिजनेस लायबिलिटीज अनलिमिटेड, दायित्व आपका क्या होगा, अनलिमिटेड होगा।
सीधी सी बात है, व्यापार अगर अकेले कर रहे हैं आप तो पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होगी, पूरी जिम्मेदारी भी आपकी होगी, सब एसेट संपत्ति भी सब आपकी होगी, तो लायबिलिटीज भी सब आपकी होंगी। द प्रोप्राइटर वियर्स ऑल द लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस। जो मालिक होता है वो सभी तरीके के लॉसेस को बियर करता है। किसी भी तरीके के लॉसेस, किसी भी तरीके की हानियां व्यापार से उत्पन्न होती हैं, ऐसी सभी हानि को, ऐसे सभी लॉसेस को अकेले आपको बियर करना पड़ेगा। हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी इज ऑल्सो लाइबल फॉर द बिजनेस ऑब्लिगेशन। मतलब आप अगर सभी लॉसेस अगर बियर नहीं कर पा रहे हो अपने बिजनेस से, तो आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आपकी बिजनेस ऑब्लिगेशन को पूरा करेगी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आपको अपनी देनी पड़ सकती है, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आपकी खो सकते हैं अगर आप अपने बिजनेस के दायित्वों को, बिजनेस की ऑब्लिगेशन को अगर आप अकेले पूरा नहीं कर पा रहे। तो अनलिमिटेड लायबिलिटीज, सीधी सी बात है, प्रॉफिट अगर अनलिमिटेड होगा तो लायबिलिटीज भी हमारी अनलिमिटेड होती हैं इसमें। सोल मैनेजमेंट, सोल ट्रेडर मैनेज द होल बिजनेस हिमसेल्फ। जो सोल ट्रेडर होता है, जो अकेला व्यापारी होता है, वह पूरे तरीके से व्यापार को अकेले संभालता है। ही प्रिपेयर द प्लान, वो प्लान प्रिपेयर करता है, एग्जीक्यूट देम अंडर हिज ओन सुपरविजन। वो खुद से प्लान प्रिपेयर करता है, खुद से प्लान बनाता है और उन्हीं प्लान को एग्जीक्यूट करता है, उन्हीं प्लान को अप्लाई करता है अंडर हिज ओन सुपरविजन। अपने सुपरविजन के अंतर्गत अपने खुद के प्लान बनाता है, खुद के प्लान को एग्जीक्यूट करता है। ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट एनीवन, उसको कोई भी किसी से कंसल्ट करने की, किसी से बातचीत करने की उसको जरूरत नहीं पड़ती। एल्स इन टेकिंग डिसीजन, किसी प्रकार का कोई भी निर्णय आपको अपने व्यापार के लिए लेना है तो आपको किसी प्रकार की किसी से कोई जरूरत नहीं पड़ती। द अल्टीमेट अथॉरिटी टू मैनेज एंड कंट्रोल रेस्ट विदाउट विद द प्रोप्राइटर। तो अल्टीमेट अथॉरिटी कौन होता है? मालिक होता है। इसमें मालिक जैसा चाहेगा, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, एक ब्रांच से 2 ब्रांच खोलना चाहते हो, एक ब्रांच को भी अगर आप उसमें कुछ प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो, कुछ संपत्ति को बढ़ाना चाहते हो, कुछ संपत्ति को कम करना चाहते हो, तो यू डोंट रिक्वायर टू टेक एनी हेल्प, यू डोंट रिक्वायर टू टेक एनी अथॉरिटी फ्रॉम एनीवन। आपको किसी से किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं पड़ती। पांचवा हो गया, पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया सेक्रेसी। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का। ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। सभी प्रकार के निर्णय प्रोप्राइटर अपने आप खुद लेता है। ही इज इन द पोजिशन टू कीप हिज अफेयर्स टू हिमसेल्फ एंड मेंटेन परफेक्ट सेक्रेसी इन ऑल मैटर्स। सीधी सी बात है, अगर अकेले व्यापार करोगे, सब सेक्रेट, सब बिजनेस के जितने भी रहस्य हैं अकेले ही मेंटेन करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी एक सोल प्रोप्राइटरशिप का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप किसी प्रकार का कोई डिसीजन लेना चाहते हो, कोई रहस्य आप छुपाना चाहते हो, तो सभी रहस्य को आप सेक्रेसी मेंटेन कर सकते हो। मेंटेन द परफेक्ट सेक्रेसी इन ऑल द मैटर्स। किसी प्रकार का कोई मैटर्स होता है उसमें सभी प्रकार की सेक्रेसी, सभी प्रकार के सेक्रेट्स आपके पास में रहेंगे, क्योंकि कोई दूसरा पार्टनर नहीं है आपके साथ, उसको बताने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगला वो फ्रीडम रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। पूरी स्वतंत्रता है, पूरी फ्रीडम है आपके पास, जिस टाइप का बिजनेस करना चाहो उस टाइप का व्यापार आप कर सकते हो। ए सोल ट्रेडर इज एट फ्रीडम टू सिलेक्ट एनी बिजनेस ऑफ हिज चॉइस। अपने चॉइस के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी टाइप का व्यापार आप कर सकते हो। ही हैज नॉट टू डिपेंड ऑन द अदर्स। वो किसी भी प्रकार से किसी भी डिपेंड नहीं रहता। ठीक है, एडवांटेज क्या होते हैं सोल प्रोप्राइटर? इजी टू स्टार्ट, आराम से सरल तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। इजी टू स्टार्ट, सरल तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो, बहुत सरल होता है स्टार्ट करना। नो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ती। नो प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है, आपको किसी के साथ प्रॉफिट भी शेयर नहीं करना है। इजी डिसीजन मेकिंग, इजी डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता पूरी आपके पास में रहेगी, अथॉरिटी पूरी आपके पास में रहेगी, जैसा भी जो निर्णय लेना चाहते हैं आप वो निर्णय ले सकते हैं। इजी टू बाइंड अप, व्यापार को अगर बंद करना चाहते हैं तो आप इजीली बंद भी कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर स्टार्ट भी खुद कर सकते हैं तो बाइंड अप की भी सिचुएशन अगर आती है, अगर आपको अपना व्यापार बंद करना है किसी भी किन्हीं भी कारणों की वजह से, तो आप अपना व्यापार बंद कर सकते हैं, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। सीक्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस टेक्निक, अगर कोई भी किसी प्रकार का व्यापार कर रहा है जिसमें कोई स्पेशल टेक्निक यूज कर रहे हैं, स्पेशल स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, उसकी पूरी सीक्रेसी बनी रहेगी। आपके पास में रहेंगे, जितना भी उसकी जो स्ट्रेटजी जो आपने फॉलो करी है वो पूरी आपके पास में रहेगी, किसी को बताने की जरूरत नहीं है और किसी को पता भी नहीं चलेगी। सबसे बड़ी बात है नो कॉर्पोरेट टैक्स।
आपको किसी प्रकार का कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इजी टू स्टार्ट, नो रजिस्ट्रेशन, नो प्रॉफिट शेयरिंग, डिसीजन मेकिंग, इजी टू बाइंड अप, सीक्रेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस टेक्निक, नो कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स भी देने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये सब हमारी एडवांटेज हो गई, समझ गए। इजी टू स्टार्ट, नो रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है, नो प्रॉफिट शेयरिंग, किसी के साथ प्रॉफिट भी शेयर नहीं करना है, इजी डिसीजन मेकिंग, डिसीजन निर्णय लेने की क्षमता पूरी आपके पास में होगी, आसान तरीके से आप निर्णय ले सकते हो। इजी टू बाइंड अप, अगर व्यापार बंद करना चाहते हो तो बहुत इजीली, बहुत सरल तरीके से व्यापार को बंद कर सकते हो। सिक्रेसी पूरी आपके साथ रहेगी, सिक्रेसी इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस टेक्निक, नो कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स देने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई डाउट? आगे, डिसएडवांटेज, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। सीधी सी बात है, अकेले व्यापार करेंगे तो लाइबिलिटीज पूरी की पूरी आपके पास में रहेगी। अगर व्यापार नुकसान में जाता है या फायदे में जाता है तो ठीक है, बट नुकसान में जाएगा, पूरी संपत्ति आपके ऊपर रहेगी। संपत्ति में आग लगती है, संपत्ति की चोरी होती है या व्यापार में लॉस होता है, तो पूरी तरह से अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो सभी दायित्व, सभी लाइबिल, हर चीज को पे आउट करने के लिए यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का। अगर दो लोग या दो से ज्यादा लोग अगर व्यापार करेंगे तो सीधी सी बात है, वहां पर आपका लाइबिलिटीज आपस में बट जाएंगी। बट जब अकेले व्यापार करेंगे तो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं, पूरी की पूरी तरीके से आपको ही पूरे व्यापार का नुकसान उठाना पड़ सकता है। एम्प्लॉय बेनिफिट, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम्स नॉट डिडक्टिबल, एम्प्लॉयज को कोई बेनिफिट नहीं मिलते। रेजिंग द फंड, फंड अगर मार्केट से पैसा उठाना है, फंड रेज करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको कैपिटल बढ़ानी है तो कैपिटल बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप है, वहां पर आपको एक फंड बहुत जल्दी रेज कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आपको फंड की जरूरत पड़ती है तो फंड रेज करना बहुत कठिन होता है, कैपिटल आपको बहुत जल्दी नहीं मिलती। पूरी कैपिटल आपको क्यों आपके में इन्वेस्ट करेगा? मालिक अकेले आप रहोगे, एसेट सब आपकी रहेंगी, प्रॉफिट आपको सब मिलेगा, तो आपके व्यापार में कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगा। लिमिटेड लाइफ, ये अलग है, लॉस इन एब्सेंस। व्यापार की लाइफ लिमिटेड होती है, बहुत लंबे, ठीक है। व्यापार बहुत एक्सपेंशन नहीं कर सकते, बिजनेस की बहुत लिमिटेड लाइफ होती है। क्योंकि जैसे आप खत्म हुए, आपकी डेथ हुआ, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस आगे मूव ऑन नहीं करेगा, बिजनेस वहीं पर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हुआ लॉस इन एब्सेंस, आपके एब्सेंस में लॉस होने का पूरा चांस रहेगा। आप सामने फिर तो व्यापार चल रहा है, अगर आप नहीं है सामने तो आपकी एब्सेंस में लॉस होने के पूरे चांसेस रहेंगे। ये हो गया हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। आगे सुटेबिलिटी ऑफ एसपी। सुटेबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है कहां कहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप आपका जरूरत पड़ सकता है, कहां कहां पर आपका सुटेबल है सोल प्रोप्राइटरशिप। फॉर बिजनेस वेयर कैपिटल रिक्वायर्ड इज स्मॉल, ऐसी सब जगह पर जहां कर व्यापार करना चाहते हो जहां पर आपको स्मॉल कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, ऐसी जगह पर आप अपना व्यापार स्टार्ट सोल प्रोप्राइटरशिप के तहत स्टार्ट कर सकते हो। एंड रिस्क इन्वॉल्वमेंट इज नॉट हैवी, दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज सुटेबल। ऐसी कोई फॉर्म, ऐसा कोई व्यापार जहां स्टार्ट करना चाहते हो जहां पर कैपिटल बहुत कम रख रही है, रिस्क इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसी जगह पर आप सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर सकते हो। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड विच इन्वॉल्व मैनुअल, ऐसे कोई प्रोडक्शन आप स्टार्ट करना चाहते हो एक गुड्स का जहां पर मैनुअली आपको प्रोडक्शन कर सकते हो, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट हो गया, फिलीग्रीफ वर्क हो गए, ज्वेलरी हो गई, टेलरिंग हो गई, हेयर कटिंग हो गई। तो ये सब व्यापार जहां पर मैनुअली आपको स्टार्ट करना है, ये सभी काम आप सोल प्रोप्राइटरशिप के अंतर्गत कर सकते हो। तो पहला हमारा हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप, हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया। कोई डाउट हो तो बताइए।
ठीक है, तो किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? साझेदारी, पता ही आप लोगों को। पहला हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप, खत्म हो गया। दूसरा हो गया पार्टनरशिप। A partnership is a legal relationship formed by the agreement between two or more individuals to carry on a business as a co-owners. जब दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल लोग कोई व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, को ओनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप। समझ गए? तो पार्टनरशिप इज अ लीगल रिलेशनशिप फॉर्म्ड बाय द अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल टू कैरी ऑन ए बिजनेस एज ए कॉल्ड इज को ओनर्स। Each member of such a group is individually known as a partner, and collectively the members are called as members are known as a partnership firm. जो ग्रुप में एक पार्टनरशिप फर्म में जितने लोग काम करते हैं उनको बोलते हैं पार्टनर, और कलेक्टिवली उनको बोला जाता है एक साथ पार्टनरशिप फर्म। दीज फर्म्स आर गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत हम लोग पार्टनरशिप खोलते हैं, जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग व्यापार करते हैं, एक व्यापार करते हैं एज ए को ओनर, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। एक जो इंडिविजुअल मेंबर होते हैं उनको पार्टनर कहा जाता है, कलेक्टिवली उसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अकॉर्डिंग टू भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन किया गया है? सर ये एसपी सोल प्रोप्राइटरशिप प्रतिमा। Partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। मतलब पार्टनरशिप एक संबंध है जो ऐसे लोग जो कुछ आपस में अग्री हुए हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए, व्यापार करने के लिए। जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर कोई व्यापार करते हैं कि बिजनेस को भी आगे बढ़ाएंगे और प्रॉफिट भी आपस में शेयर करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग पार्टनरशिप फर्म। इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसके लक्षण क्या होते हैं? पहला लक्षण हुआ पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस टू कैरी ऑन बिजनेस। एग्जिस्टेंस ऑफ एन अग्रीमेंट, ये समझौते के तहत करते हैं। पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन अग्रीमेंट, जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर एक पार्टनरशिप करते हैं, व्यापार को चलाने के लिए आपको पहले एक समझौता करना पड़ता है। द अग्रीमेंट में भी ओरल और इन राइटिंग। सीधी सी बात है कि हम लोग अग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है, बट ओरल अग्रीमेंट की वैल्यू कम होती है क्योंकि उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता। बट हम लोग राइटिंग में एक समझौता करते हैं जिसमें दोनों या दो पार्टनर या तीन पार्टनर या चार पार्टनर, चार के चारों पार्टनर उस पर साइन करते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 5 क्लियरली स्टेट दैट रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम द स्टेटस। स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर कब बनती है? जब एक आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत क्लियरली बताया गया है कि द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर अराइज, आपस में पार्टनरशिप की संबंध किससे बनता है? कॉन्ट्रैक्ट से बनता है, स्टेटस से नहीं बनता। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एन अग्रीमेंट का मतलब है पहले एक अग्रीमेंट होगा, उसके बाद ही पार्टनरशिप फॉर्म बनेगी। दूसरा हुआ नंबर ऑफ पार्टनर। मैक्सिमम लिमिट इज 10 इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस, 20 इन केस ऑफ ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। मैक्सिमम अगर बैंकिंग बिजनेस में कोई पार्टनरशिप कर रहा है उसमें मैक्सिमम 10 लोग होंगे, और किसी तरीके का अगर कोई व्यापार करना चाहते हो उसमें केवल 20 से ज्यादा, 20 इन केस ऑफ ऑल अदर टाइप ऑफ बिजनेस। इट्स एन द अग्रीमेंट इन राइटिंग इज नोन एज अ पार्टनरशिप डीड। इट्स एन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप भी, ये दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होती है। द अग्रीमेंट इन राइटिंग इज नोन एज ए पार्टनरशिप डीड। आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, क्लियर है? तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, आपस में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होती है। द अग्रीमेंट इन राइटिंग, जो एक समझौता हम लोग लिखित में करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पार्टनरशिप डीड। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टनर, माइनर एंड इंसॉल्वेंट पर्संस आर नॉट एलिजिबल। 18 साल से नीचे का बच्चा और इंसॉल्वेंट, जो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, ऐसे लोग पार्टनरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होते। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन अब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट दे शेयर इट इक्वली। अगर आपने पार्टनरशिप फर्म बनाया, पार्टनरशिप डीड बनाई, और उसमें अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखा,
तो इन एब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट, अगर समझौता नहीं किया तो अब वो इक्वली ट्रीट करेंगे। पार्टनरशिप में जितना प्रॉफिट होगा वो इक्वली शेयर करेंगे। अगर आपने पहले लिखा नहीं है 40-60 या 30-70 या 20-80, तो ऑटोमेटिकली माना ये जाता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत कि वो इक्वली प्रॉफिट और इक्वली लॉस शेयर करेंगे। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है नो पार्टनर कैन सेल और ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू एनीवन विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। कोई भी पार्टनर अपना पार्ट, अपना मतलब इंटरेस्ट का मतलब अपना पार्ट, अपना जो अपना पोर्शन है वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता और ना किसी को बेच सकता है विदाउट कंसेंटिंग ऑफ अदर पार्टनर। जब तक कि बचे हुए जितने पार्टनर हैं वो अगर वो पूरी तरह से अप्रूव नहीं करेंगे, पूरी तरह से साइन नहीं करेंगे, तो अकेले अब अपने इच्छा, अपने हिस्सा को, अपने पोर्शन को ना आप बांट सकते हो, ना ट्रांसफर कर सकते हो, ना सेल कर सकते हो। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, registration of partnership is not compulsory, but since registration entitled the firm to several benefit is considered desirable. because registration of partnership is not compulsory, जरूरी नहीं हम लोग ऐसे भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, आप मत करिए। बट अगर आपको उसके बेनिफिट लेने हैं पार्टनरशिप फर्म के, तो आपको ये डिजायरेबल है, आप पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ताकि बाद में कोई भी 19-20 कुछ भी होता है, कोई मिस हैपनिंग्स होती हैं, तो एटलीस्ट आपके पास अगर पार्टनरशिप डीड होगी, पार्टनरशिप आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसके अनुसार अपने व्यापार को आपस में बांट सकते हैं। एडवांटेज क्या होता है? रिलेटिवली इजी टू स्टार्ट, आसान से स्टार्ट कर सकते हैं आप। द एबिलिटी टू रेज द फंड, सीधी सी बात है, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर व्यापार करेंगे तो फंड, अगर सब लोग 100 रुपए लेके भी आए, 4 लोग, तो 400 रुपए आराम से हो गए। तो रिलेटिवली टू द एबिलिटी टू रेज द फंड, आप आराम से कैपिटल को रेज कर सकते हैं, आसानी से पैसे को इकट्ठा कर सकते हैं, आप कोई भी व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। मोर स्किल्ड पर्सन, इसमें जो लोग काम कर रहे होते हैं वो स्किल्ड होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। लॉस शेयरिंग भी होगी, सीधी सी बात है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग होगी तो लॉस शेयरिंग भी होगी। मान लीजिए अगर 100 रुपए का लॉस होता है, 4 पार्टनर हैं, सबको 25-25 रुपए देना पड़ेगा। जहां पर प्रॉफिट शेयरिंग अगर बराबर है तो लॉस शेयरिंग भी आपकी होगी। नो लॉस इन एब्सेंस, यस, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है लॉस इन एब्सेंस, अगर एक पार्टनर नहीं है तो आपको लॉस, उसमें पार्टनर्स होते नहीं, अकेले पूरा व्यापार हम लोग स्टार्ट करते हैं, अगर एक इंसान नहीं है तो पूरा लॉसेज आपको बियर करना पड़ता है। बट यहां पर नो लॉस इन एब्सेंस, अगर एक इंसान नहीं है तो व्यापार आपका चलता रहेगा, 4 में से अगर एक लोग छुट्टी पे चलेगा तब भी व्यापार आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। तो नो लॉस इन एब्सेंस, कोई आपके एब्सेंस में होने पर लॉसेस नहीं होता इसमें। यस, रूबी सिंह माइनर पार्टनर नहीं होता। डिसएडवांटेज क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी प्रॉफिट, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, ये एक है। प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट, लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, पता नहीं कितना आपको देना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट, कभी कभार प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि किसको कितना, कोई बोलेगा कि हमने ज्यादा पैसा लगाया बट हमको कम पैसा मिला, तो प्रॉफिट शेयरिंग से प्रॉफिट होगा कंपनी में, उस समय कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि किसको कितना प्रॉफिट बांटा जाए। लिमिटेड लाइफ होती है, कि लिमिटेड लाइफ इसलिए होती है कि कभी कभार पार्टनरशिप में, डीड में पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाएगी, तो इसकी भी लिमिटेड लाइफ होती है। ट्रांसफरेबिलिटी इज डिफिकल्ट, यस, अगर आप ट्रांसफर करना चाहो अपने पोर्शन को किसी दूसरे के पास तो बहुत डिफिकल्ट होता है, जब तक कि चारों पार्टनर आपस में, 4 लोग अगर 4 के चारों लोग अगर कंसेंट नहीं देंगे, अपनी स्वेच्छा से आप चाहोगे तभी ट्रांसफर कर सकते हो। सभी के अधिकार की, सभी के साइन की, सभी की कंसेंट की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ही आप अपने पोर्शन को आप ट्रांसफर कर सकते हो या बेच सकते हो या सेल कर सकते हो। तो डिसएडवांटेज कौन कौन से हो गए? अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट होने की बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, लिमिटेड लाइफ होती है कि कभी भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो पार्टनरशिप डीड टूट जाएगी, और पार्टनरशिप डीड खत्म हो गई तो उसकी लाइफ खत्म हो गई। ट्रांसफरेबिलिटी बहुत डिफिकल्ट होती है। अब आया सुटेबिलिटी ऑफ पीएफ, आपका पार्टनरशिप फर्म कहां कहां पर सुटेबल है? रिटेल एंड होलसेल बिजनेस, अगर आप कोई रिटेल बिजनेस करना चाहते हो, होलसेल बिजनेस करना चाहते हो, जहां पर आपको कैपिटल की जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा, ऐसी जगह पर पार्टनरशिप फर्म आप कर सकते हो। प्रोफेशनल सर्विसेज कोई भी हो गई, मीडियम साइज मर्केंटाइल हाउसेस, कोई आप मीडियम साइज का कोई व्यापार स्टार्ट करना चाहते हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, ऐसी सब जगह पर भी आप पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर सकते हो। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, तब भी आप क्या करोगे? आप पार्टनरशिप फर्म ओपन कर सकते हो। तो सच फर्म आर मोर सुटेबल फॉर कंपैरेटिवली स्मॉल बिजनेस सच एज रिटेल एंड होलसेल बिजनेस, हमने आपको बता दिया। प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए आप स्टार्ट कर सकते हो,
और मीडियम साइज मर्केंटाइल हाउसेस, कोई अगर ऐसा व्यापार जहां पर कर रहा हो, मीडियम साइज का, स्मॉल साइज का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ऐसी सारी जगह पर आप पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द पार्टनरशिप फर्म। कोई डाउट हो तो बताइए। किसी को किसी पर अगर डाउट है तो बताइए। सत्यका मैम, आप, अंजलि, सुनीता, पूजा, अनुज, एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है? ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्संस टू कैरी ऑन ए बिजनेस। जब एक वॉलेंट्री आपस में लोग मिलकर कोई व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, जो वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन टू कैरी ऑन ए बिजनेस इज कॉल्ड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। Members of joint stock company are known as the shareholders and the capital of the company is known as the share capital. तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो वॉलेंट्री एसोसिएशन, जब कुछ लोग आपस में अपनी स्वेच्छा से कोई व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको हम लोग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स, और उसके जो कैपिटल होता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। नोट कर लीजिए, कैपिटल ऑफ द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज नोन एज शेयर कैपिटल और द मेंबर ऑफ ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आर नोन एज ए शेयर होल्डर्स। The companies are governed by the इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत। तो 1956 के अंतर्गत ये कंपनियां गवर्न की जाती हैं। टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान लीवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पॉन्ड्स, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो हम लोग आसपास अपने देखते हैं। वो सभी टाइप की क्या होती हैं? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती हैं। जब स्वेच्छा से दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अपने आपस में व्यापार करते हैं, उसमें शेयर होल्डर जो मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग शेयर होल्डर्स कहते हैं। जो कैपिटल उसमें जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग शेयर कैपिटल। फीचर्स ऑफ जेएससी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की फीचर्स क्या होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। आपको पता है ये कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी अलग है, इंसान अलग है, उसकी कोई फिजिकल आपको अपेरेंस नहीं होती, उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, एक आर्टिफिशियल प्रेजेंस होती है, वर्चुअल प्रेजेंस इट माइट से, बट कोई भी एक फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती। ठीक है, तो आर्टिफिशियल पर्सन होता है कंपनी, आपको पता ही है। सेपरेट लीगल एंटिटी, व्यापार अलग होता है, इंसान अलग होता है। अगर मान लीजिए ऐसी फर्म्स में, इसी को हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी कहते हैं। ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी दो टाइप की हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, दोनों हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई कंपनियां, ऐसी कोई व्यापार अगर आप कर रहे हो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के तहत,
जिसको हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं, जो हम लोग इंडिविजुअल स्टार्ट करते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो होती है जो सरकार स्टार्ट करती है, गवर्नमेंट का लिमिटेड कंपनी कहा जाता है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है व्यापार अलग है, इंसान अलग है। अगर कोई भी अगर व्यापार में नुकसान हो सकता है तो आप उसकी इंसान की पर्सनल एसेट से उसको कवर नहीं किया जाएगा। कॉमन सील मतलब एक कंपनी की कॉमन सील होती है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस लगातार कंटिन्यू चलने वाली चीजें होती हैं, कंटिन्यू चलता रहेगा। लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, पार्टनर्स की जो भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में जो लोग होते हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी लाइबिलिटीज बहुत लिमिटेड होती हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मतलब अपने शेयर्स को आप ट्रांसफर कर सकते हो। और मान लीजिए हम मनी मार्केट में बताते भी हैं, अगर आप मान लीजिए कि अपने शेयर्स को, अपने शेयर की कुछ परसेंटेज को अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो किसी के पास, तो आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर भी कर सकते हो। मेंबरशिप, मिनिमम मेंबरशिप ऑफ 2 पर्संस एंड मैक्सिमम 50 इज नोन एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जब जहां पर अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आपको खोलनी है, वहां पर मैक्स मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। 2 लोगों से कम में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं खुलती, मैक्सिमम 50 लोग होने चाहिए भाई। इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी द मिनिमम इज 7, मैक्सिमम मेंबरशिप इज अनलिमिटेड। ठीक है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसमें मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम मेंबरशिप इज अनलिमिटेड। कितने, इसीलिए देखिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं, कितने लोग भी उसमें हो सकते हैं। तो आप कंपनी 8 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कॉमन सील होगी एक, परपेचुअल एग्जिस्टेंस लगातार चलेगी, इंसान खत्म हो जाएगा फिर भी कंपनी लगातार चलती रहेगी। पार्टनर्स की शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी लाइबिलिटीज लिमिटेड होती है, शेयर्स को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में दो लोग मिनिमम, 50 लोग मैक्सिमम। पर इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 लोग, मैक्सिमम अनलिमिटेड। एडवांटेज क्या होता है इसका? लिमिटेड लाइबिलिटीज बात हो ही गई। कंटिन्यूटी ऑफ द एग्जिस्टेंस, व्यापार लगातार चलता रहेगा, एग्जिस्टेंस आपकी बनी रहेगी। बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन, जब हम लोग व्यापार बहुत लार्ज स्केल में करते हैं, जब वहां पर हमको इकोनॉमी ऑफ स्केल आप अचीव करना चाहते हो, इकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब मास प्रोडक्शन, ऐसी जगह पर जहां पर आप लार्ज स्केल ऑपरेशन करना चाहते हो, वहां पर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, एक सामाजिक बेनिफिट भी होता है। आजकल देखिए रिलायंस है, सोशल बेनिफिट कितना उनको हो रहा है, टाटा है, रिलायंस है, विप्रो है, तो कहीं ना कहीं सोशल बेनिफिट भी होगा। मैनेजमेंट जो होता है वो प्रोफेशनल लोग होते हैं इसमें। बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस, कंटिन्यूटी ऑफ द एग्जिस्टेंस लगातार बनी रहेगी, लिमिटेड लायबिलिटीज होती है। डिसएडवांटेज, फॉर्मेशन इज नॉट इजी, बहुत कठिन फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे रिक्वायरमेंट होते हैं, आपको एक सीए रखना पड़ेगा परमानेंट, तभी आप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी चला पाएंगे। कंट्रोल बाय ए ग्रुप, एक ग्रुप ऑफ द पीपल्स, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कोई कंपनी फॉर्म करते हैं तो एक ग्रुप पूरा उसको कंट्रोल करता है। सरकार का बहुत कंट्रोल होता है, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स बनते हैं, बहुत सारी आपकी फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो सरकारी, इसलिए गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा रहता है। डिले इन पॉलिसी डिसीजन, सीधी सी बात है, जब कोई ग्रुप कंट्रोल करेगा, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोगों की इंटरवेंशन रहेगी, तो ऑटोमेटिकली पॉलिसी डिसीजन में लेने में बहुत डिले हो जाता है। भाई हम लोग एसपी की बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, वहां पर जहां पर आप डिसीजन बहुत आराम से ले सकते हो, बट यहां पर आप डिसीजन बहुत आराम से नहीं ले सकते। सुटेबिलिटीज कहां पर है? जैसे बैंकिंग का बिजनेस कर रहा है, इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहा है, जो क्वाइट लार्ज बिजनेस, बड़ा व्यापार करते हैं हम लोग, वहां पर हम लोगों को ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की जरूरत पड़ती है। ठीक, कोई डाउट बताइए? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में आती हैं। किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बताइए।
लास्ट आ गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? एनी 10 पर्सन कैन फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोई भी 10 लोग, सो सहकारी जिसको बोलते हैं, ना सरकारी ना प्राइवेट, जिसको बोलते हैं सहकारी, तो कोई भी 10 लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी को बना सकते हैं। तो एनी 10 पर्सन कैन फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट्स फंक्शन अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 एंड अदर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो इसके जो कार्य होते हैं वो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंतर्गत काम करते हैं। तो इट्स और अदर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर, इसका मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? रेंडरिंग सर्विस रादर देन अर्निंग प्रॉफिट। जब हम लोग प्रॉफिट के लिए मेनली काम नहीं करते, सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं, एनजीओ फॉर्म कर रहे हैं, सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, ऐसी सभी जगह पर हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं। म्यूचुअल हेल्प इंस्टीड ऑफ कंपटीशन, हम लोग कंपटीशन में नहीं भाग लेना चाहते, म्यूचुअली हेल्प करना चाहते हैं एक दूसरे की। सेल्फ हेल्प इन प्लेस ऑफ डिपेंडेंसी, सिंपल है। तो मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोग बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने के लिए फॉर्म नहीं करते, सोसाइटी को सर्व करने के लिए करते हैं। प्रॉफिट अर्न मेन मोटो नहीं होता, मेन मोटो होता है सोसाइटी को सर्व करना। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव वेरियस टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म, हम लोग 4-5 तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, मार्केटिंग कोऑपरेटिव और हाउसिंग कोऑपरेटिव। ठीक है, ये आपको पढ़ना। कंज्यूमर कोऑपरेटिव जो कंज्यूमर्स के लिए बनी है, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रोड्यूसर्स ने बना लिया। मार्केटिंग, इट्स ऑल अबाउट टू डू सर्टेन मार्केटिंग। इसको आपने नहीं याद करना है, केवल आप नोट कर लीजिए कौन कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स, मार्केटिंग एंड हाउसिंग कोऑपरेटिव। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, अपने आप आपस में मिलकर कुछ लोगों ने, किसी 10 लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फॉर्म कर लेते हैं। मैक्सिमम, मिनिमम 10 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। मेन मुद्दा होता है सर्विस, सेवा करना। मेन मोटो होता है टू सर्व द सोसाइटी, समाज की सेवा करना। डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातंत्र, सभी इंसान एक दूसरे में अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, अपना व्यूज रख सकते हैं, अपना इनपुट रख सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, इसमें सभी को पूरी आजादी होती है। 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, जितने लोगों ने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया है, उन सभी तरीकों को, सभी इंसानों को पूरी सोसाइटी होती है अपनी बात का रखने का। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बहुत सारे होते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत कम होती है। सुटेबिलिटीज कब होती है? जनरली इट सीम्स दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सुटेबल फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑपरेशंस। हाउएवर द लार्ज साइज इफको, इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर कंपनीज एंड कायरा कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग मिल्क अंडर द ब्रांड नेम अमूल आर द इलिस्ट्रियस एक्सेप्शंस। वैसे मेनली हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी केवल छोटे लेवल, स्मॉल और मीडियम साइज के लिए बनाते हैं, बट भारत में इफको, इफको भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत काम कर रही है। और कायरा कोऑपरेटिव, जो अमूल का मिल्क आता है, अमूल का कार्ड आता है, ये एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कुछ भी हम लोग बनाते हैं उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि स्मॉल और मीडियम साइज ऑपरेशंस के लिए हम लोग बनाते हैं, और मेन मुद्दा होता है सोसाइटी को सर्व करना, प्रॉफिट मेन मुद्दा नहीं होता। बट इफको और ये कायरा कोऑपरेटिव एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन है, क्योंकि ये बहुत लार्ज स्केल में है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यापार का स्वरूप। आप किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, डू टेल मी। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। Anyone is having any doubt, please to tell me. Namrata, anyone is having any doubt?
चलो, इफ nobody is having any doubt, once again thank you so much for joining. कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय.